नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द बिग डिबेट। मैं आपके साथ तेज। आप और हम सब जानते हैं जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे बस में नहीं होता और हमें इधर उधर दौड़ना पड़ता। दौड़ना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि आजीविका का सवाल होता है और इस सफर में जन सामान्य के लिए सबसे सुगम अगर कोई साधन है तो वो है बस। लेकिन जब बस की हड़ताल ही यात्रियों को बेबस कर दे तो फिर सवाल पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर उठता है। पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि जब सड़क पर बसें रुक जाएं तो जिंदगी कैसे चलेगी। भले बस निजी हो, दायित्व तो सार्वजनिक है और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। आज की बहस किसी राजनीति, किसी बयान, किसी चुनाव की नहीं। आज की बहस है उस आम आदमी की जो सुबह घर से निकलता है काम पर जाने के लिए, लेकिन पहुंच जाता है बेबसी के चौराहे पर। चाहे वो राजधानी जयपुर हो या अन्य शहर जहां से पूरे राजस्थान के प्रदेश की धड़कनें चलती है, वहीं पहिए थम गए। पहियों के साथ थम गई लाखों जिंदगियों की रफ्तार। निजी बसों की हड़ताल, दूसरी वार्ता भी विफल। बस ऑपरेटर अड़े, अफसर अड़े और बीच में खड़े खड़े पिस गया आम यात्री। कहा जा रहा है 25 लाख से भी ज्यादा यात्री भटक गए। सोचिए, 25 लाख यानी कई छोटे शहरों की तो पूरी की पूरी आबादी एक दिन में सड़क पर पूरी तरह से असहाय खड़ी हो गई। जहां रोज लगभग 35,000 बसें चलती थी, वहां महज 3300 बसें दौड़ी। यानी व्यवस्था नहीं, बस नाम मात्र की औपचारिकता। सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, जिधर देखो हर जगह वही दृश्य। भीड़, धक्का, अफरा तफरी, चीखें, गुस्सा, लाचारी। खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े रहे, आस्था के बल पर डटे रहे। बस नहीं मिली, बस उम्मीद का इंतजार मिला। कहीं 2 गुट, कहीं पूरी तरह से बंद बसें, कहीं टिकट लेकर भी सफर नहीं, कहीं 2 गुना 3 गुना किराया। निजी वाहन वालों ने मौका देखा और जेबें भर ली। यानी सड़क पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं, मजबूरी का कारोबार चलने लगा। और उधर सरकार, विभाग कहता है बसें यहीं रजिस्टर हों, ऑपरेटर कहते हैं टैक्स कम करो वरना वापस नहीं आएंगे। सवाल, टैक्स की लड़ाई में जनता क्यों बंधक बने। यह भी बताया जा रहा है कि हड़ताल का असर सिर्फ जयपुर तक नहीं, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, पूरा प्रदेश जाम, ठप हो चुका। कई समारोह छूट गए, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे। कई लोग बेबसी में बस स्टैंड पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। क्या यह 21वीं सदी का स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, या फिर सिस्टम का दिवालियापन है। रोडवेज बसों पर अचानक से इतना दबाव बढ़ चुका है कि 200 अतिरिक्त बसें भी कम पड़ने लगी हैं। कभी रेलवे स्टेशन यात्रियों से भर जाता है इस देश में, कभी पूरा का पूरा शहर कहीं पलायन कर रहा हो ऐसा लगता है। कभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी दिखती है, फ्लाइट्स लेट हो जाती है, क्रैश हो जाती हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्री पैसा खर्च करके भी परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे पास कोई बैकअप सिस्टम है ही नहीं। अगर निजी बसें रुक जाएं तो क्या पूरा प्रदेश रुक जाएगा। क्यों हर बार हड़ताल का मतलब जनता को सजा। क्या सरकार के पास आपात योजना नहीं या मनमर्जी चल रही है। क्या निजी ऑपरेटर इतने शक्तिशाली हो चुके या उनकी जानबूझकर परिवहन विभाग द्वारा अनदेखी की गई, वो मजबूर हैं। क्या डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह स्थिति समझ नहीं आ रही, नियंत्रण में नहीं है, या वो भी बेबस हो चुके हैं। अफसर कह रहे हैं बस राजस्थान में चलाओ तो टैक्स बाहर क्यों, वो पूरे राज्य को रुकने कैसे दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ऑपरेटर भी पूछ रहे हैं जब दूसरे राज्यों में टैक्स कम है तो आप लोग इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं। यानी लड़ाई दोनों तरफ की है, लेकिन चोट जनता खा रही है। सड़क पर जो दृश्य है वो भयावह है। वो महज ट्रांसपोर्ट की समस्या नहीं, वो शासन, व्यवस्था और तैयारी तीनों पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जब रोज लाखों लोग निजी बसों पर निर्भर हों तो वो सुविधा नहीं, जीवन रेखा होती है। और वही जीवन रेखा कट गई। सबसे खतरनाक बात, कोई नहीं बता पा रहा ये कब खत्म होगा। क्या कल बसें चलेंगी या फिर आम आदमी कल भी सड़कों पर भटकेगा। बस ने आज बेबस किया हुआ है, ये एक हेडलाइन नहीं है, ये उस व्यवस्था को आईना है जहां सिस्टम मजबूत नहीं, निर्भर है। निर्भर निजी बसों पर, निजी बसें निर्भर बेबस खर्चों पर, खर्चे निर्भर नियमों पर, नियम निर्भर शासन पर, शासन निर्भर प्रशासन पर, और प्रशासन निर्भर मनमानी पर, मनमानी निर्भर आपकी चुप्पी पर। और जब आपकी चुप्पी टूटती है तब निर्भरता टूटती है, वरना जनता टूटती रहती है। आज की बहस महज बसों की नहीं,
आज की बहस है, क्या आम आदमी की यात्रा भी अब भरोसे के बिना ही होगी? क्या हमें हर सफर से पहले यह सोचना होगा आज बस चलेंगी या नहीं? क्या सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच कोई स्थायी समाधान नहीं बन सकता क्या? या फिर सब कुछ महीनों में यही अराजकता बार बार दोहराने दी जाएगी? क्योंकि मनमर्जी का सवाल है। आज द बिग डिबेट में हम पूछेंगे, क्या प्रशासन की विफलता है, या ऑपरेटर्स को दिक्कत हुई, ऑपरेटर्स के दबाव की राजनीति है, या वो समाधान का यही अंतिम उपाय उनके पास बचा है, या फिर सिस्टम की पुरानी बीमारी है? क्योंकि सड़क पर फंसा हुआ आदमी ना सरकार देखता है ना ऑपरेटर, उसे बस घर पहुंचना होता है। लेकिन फिलहाल घर दूर है, रास्ता उलझन भरा है और उम्मीद भी थकी हुई। आइए ऐसे में शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी बहस, बस ने किया बेबस। मैं आपके साथ तेज, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं हमारे। एक तरफ हमारे साथ मदन यादव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदन यादव जी वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के। वहीं दूसरी और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हमारे दूसरे मेहमान हैं आशु किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कल्पना ट्रेवल्स के डायरेक्टर हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि डिबेट में हम आगे बढ़ें, एक बार बस ऑपरेटर्स की क्या दिक्कत है वो पहले सुन लेते हैं। देखिए, परिवहन विभाग मुर्दाबाद, जयपुर आरटीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जयपुर आरटीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो। पिछले लंबे समय से सीकर से खाटू श्याम जी से जयपुर के लिए जो बस संचालकों के साथ जिस प्रकार से शासन प्रशासन मिलकर और सरकार इनको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इन लोगों की देखो तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, नए नए संचालक जिन्होंने गाड़ी ली उनकी किस्तें भी नहीं दे पा रहे और पिछले 7-8 दिन से गाड़ियां लगातार खड़ी हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन किसी भी चीज को संज्ञान में नहीं ले रहे। और हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से और कलेक्ट्रेट के जाकर ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जयपुर के अंदर बातचीत चल रही है, जिस प्रकार से आरटीओ डीटीओ ने मिलकर जो लूट मचा रखी है, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के चालान फाड़ रही है, जिस प्रकार से बस संचालकों को परेशान करने पर बर्बाद करने की सोच रखी है। छोटी छोटी गलतियों को लेकर 50-50, 60-60 हजार लाख रुपए का चालान कर रही है। ये एक तरह से इस इंडस्ट्री को खत्म करने की ओर ये सरकार अग्रेसित हो रही है। तो आने वाले समय के अंदर जल्दी आज या कल के अंदर इसका फैसला ले, नहीं तो सीकर से लेकर। तो आपने सुना किस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है बस ऑपरेटर्स को, और इसी वजह से आज की डिबेट है कि बस ऑपरेटर्स की परेशानी शायद अनदेखी की तरफ बढ़ गई और उसकी वजह से जनता भी परेशान हुई। आज हमारे साथ में, जैसे मैंने बताया, कि आशु जी हैं। आशु जी, आप खुद जो है ट्रैवल कंपनी में डायरेक्टर हैं। सर, जब जनता रुक जाती है तो प्रश्न चलने लगते हैं। आपके मन में और जितने बस ऑपरेटर्स हैं उनके मन में ऐसे कौन से प्रश्न थे जो परेशान कर रहे थे, जिनकी सुनवाई नहीं हुई? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अभी अक्टूबर 25 में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे जैसलमेर के पास में, जिसमें जल गई थी गाड़ी और उसमें 22 व्यक्तियों की जिंदा जल गए थे वो लोग और मर गए थे। उसकी जांच हुई तो उसमें ऐसा माना गया कि उसमें कुछ बॉडी के जो नियम थे, बॉडी कोड जो थे, वो कमी थी, उसके कारण वो गाड़ी जल गई। और उसके पीछे उसके बाद हमारी गाड़ियों की विशेष अभियान इसका चेकिंग का शुरू कर दिया। और जिस तरह का चेकिंग का अभियान चला, जिससे तो इनकी चांदी हो गई। मतलब इस तरीके से अजीब तरह से प्रोग्राम किया। आपको ये बताऊं कि जो बॉडी कोड जो है, जिसका कि AIS 119-52 कहलाता है, वो 2016 में आ गया था। 2023 में अभी उसके संशोधन आए हैं। उसके बावजूद ये गाड़ियां हम यहीं पास करवा रहे, इन्हीं लोगों ने हमारी गाड़ियां पास करी। और उसके बाद में उन्हीं गाड़ियों में जिन्होंने इन्होंने पास करी, उन्हीं गाड़ियों में इनको कमियां नजर आने लग गई और इन लोगों ने हमारी गाड़ियों को पकड़ धकड़ शुरू कर दी। और गाड़ियों को, ये आपका ये गेट छोटा है, ये बड़ा है, गाड़ी चौड़ी है, गाड़ी छोटी है, इसका ये काट रखा है, उसका वो काट रखा है, और आप इनको गाड़ियों को ठीक कराओ। और उन्होंने उन गाड़ियों को ठीक कराने के लिए हमारे
इन अधिकारियों के तो इनके भी तो घर बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, वो कौन सी नाप में हैं, कितने मंजिल के हैं? इनकी हालात तो ये हैं कि जब मैं एक बार गया था इनके पास में तो बैठा था, तो इनके किसी रिश्तेदार का स्कूटर पकड़ लिया नो पार्किंग के अंदर, तो उसके लिए 20 टेलीफोन करके उसको फ्री में छुड़ाने के लिए लग गए ये लोग आरटीओ साहब। ये हालत है। और हमारे गाड़ियों के ऊपर आपको बताऊं कि 1-1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का जुर्माना कर रहे हैं, साथ में आरसी को सस्पेंड कर देते हैं। आप ये देखिएगा आज की तारीख में हमारी गाड़ी 60 लाख रुपए की तैयार होती है। उस गाड़ी को यदि कहीं खड़ी कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, यदि 2-3 महीने के लिए बंद रहती है, गाड़ी सड़ जाती है, तो मैं समझता हूं कि हमारा नुकसान है जो तो है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय संपत्ति भी नुकसान होती है, क्योंकि हमारी गाड़ी का इंश्योर्ड होता है 50 लाख रुपए का। यदि वो जो नुकसान हो रहा है हमारी गाड़ी का, या खड़ी गाड़ी में जो चोरी हो जाएगा, सामान जो खता हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे गाड़ी को आरसी को सस्पेंड कर देते हैं, जबकि सस्पेंड करना मैं समझता हूं कि सॉल्यूशन नहीं है। यदि गाड़ी को यदि कोई कमियां हैं तो उसको ठीक करवाने के लिए उनको उचित समय देना चाहिए, और उस समय के ऊपर यदि हम लोग ठीक करा के नहीं ला पाते तो उसके बाद में उसको आरसी सस्पेंशन, ये तो लास्ट हथियार है। मतलब यदि कोई आदमी चोरी करे तो उसको फांसी देना कहां तक उचित है? मतलब मैं नहीं समझता कि इस तरीके का काम कर रखे। लेकिन एक और मैं आपको साथ के साथ इतनी सी बात और बताना चाहता हूं कि ये जो सारा काम है, राजस्थान के अंदर 13 आरटीओ हैं, तो 13 रीजन है। 13 रीजन में से केवल एक रीजन विशेष रूप से आरटीओ सेकंड जो विद्यानगर में है, वही ज्यादा इसको कर रहा है। क्या वही कानून की ज्यादा जानकारी रखता है, या वही काम कर रहा है? वहां पे जो धर्मेंद्र चौधरी जी हैं आरटीओ, एक वहां पे इंस्पेक्टर हैं राजेश चौधरी, जो कि सारे के सारे वास्तव में इंचार्ज वो हैं। आरटीओ तो अपनी जगह पर है, लेकिन सारा कामकाज वो देखते हैं। मतलब हालत ये, वो जो करते हैं वो सही है, उनकी बात कोई कमिश्नर मान रहा है, उन्हीं को मंत्री मान रहा है। आज हालत ये हो रही है। तो ये एक कुछ अफसरों के ऊपर ही ये बात है, या ये पूरे राजस्थान भर के हालात हैं? राजस्थान भर के अंदर आप देखिएगा कि जो चेकिंग सिस्टम है आज का नहीं है, हमेशा होती है गाड़ियां चेक। हर आदमी अपना अपना आरटीओ काम कर रहा है, अपने नियम से काम करता है, लेकिन ये तो कसाई होता है ना, उस तरीके से काम कर रहे हैं, मानी उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप गाड़ी वाले से पूछिएगा। नहीं तो आप लोगों ने उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए हमने, या ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है, आरोप लगाने का ये मैं बता सकता हूं आपको कि बहुत शार्प लोग हैं लोग, वो खुलेआम तो कोई पैसे हमारे से लेते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी वालों से ले रहे हैं और हालत खराब करके, अब एक गाड़ी वाला क्या बोलेगा? अभी हमारे जैसे आदमी से, बड़े ऑपरेटर से कोई नहीं लेता पैसा, क्योंकि वो हमारी तो गाड़ियां बंद करते हैं, हमारी गाड़ियों में चालान करते हैं, उनको तो गाड़ियों को कटवाते हैं, उनको तो सस्पेंड करते हैं रजिस्ट्रेशन, और बेचारे जो 1-1, 2-2 गाड़ी वाले हैं उन लोगों को कसाई करते हैं उनकी। और हालत ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू है, वो तो रेवेन्यू जो इतना इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो सरकार तो सोच रही है, कमिश्नर साहब सोच रहे हैं कि ये दूध देती गाय है, रोज की रोज इतना पैसा लाके दे रहे हैं, और इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं, जबकि ये पता ही नहीं कि वो तो दूध क्या कर रहे हैं। ये दूध तो मिलावटी हो गया ना? मिलावटी नहीं हो गया, ये बिल्कुल नकली हो गया। मतलब इसमें मतलब दूध कम है, पानी ज्यादा है इसके अंदर, वो स्थिति हो रही है। मदन जी, आपको क्या लगता है, जैसे ये एक चूंकि इनकी ट्रेवल कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने एक स्थिति बताई, आप पूरी एसोसिएशन को देख रहे हैं, ये भी पहले एसोसिएशन को देखते थे, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये कमोबेश सभी के साथ है, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो नाम इन्होंने लिए हैं उन अधिकारियों के साथ ही ये दिक्कत है? सर, ये आग यहीं से लगी है पूरे राजस्थान में, और इन्हीं की लगाई हुई आग है। ये फोर्स करते हैं। अभी आज इन्होंने एक ऑर्डर अपने ग्रुपों में चलाया है जो अचंभित करने वाला है। वो ऑर्डर जो जारी करना था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, वो ऑर्डर ये कर रहे हैं कि आप सभी जाइए, और अगर कोई प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी गाड़ी का संचालन नहीं कर रहा है या उसको कोई संचालन करने से रोक रहा है, तो आप उनका संचालन करवाइए और जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए उनके खिलाफ। मतलब ये हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए धर्मेंद्र चौधरी जी का आरटीओ सेकंड का, आप देखिए मतलब सरकार की स्थिति देखिए कि हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उसको उग्र कराने के लिए। ये मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, सरकार मेरी बात को सुने, कांग्रेसी मानसिकता वाला अधिकारी है, ये कांग्रेस राज में लाया हुआ अधिकारी है। और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, ये एक स्पेशल पोस्ट कांग्रेस राज में बनवाई गई थी एडिशनल कमिश्नर की, जबकि आरटीओ जो लगता है वो जयपुर में जो आरटीओ लगता है वो आरएस अधिकारी आरटीओ लगता है। मतलब ये खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए चीज़ लगाई गई है इस तरह की, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप लोगों ने सरकार से कोई संवाद करने की कोशिश की थी क्या? बिल्कुल, हमारा संवाद कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। नहीं, ये तो अब की बात है, आपने इससे पहले सरकार से संवाद करने की कोशिश की? लगातार पिछले 1.5 साल से हम लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। हम मंत्री जी से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमने मिले हैं। जब जैसलमेर हादसा हुआ उसके बाद लगातार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो मनीषा अरोड़ा जी थी,
इसके बाद में सुची त्यागी जी के पास 4 था, अभी पुरुषोत्तम जी आ गए। लगातार हमारे संवाद है, मगर सरकार जो अधिकारियों के बीच की और सरकार को जो समझाने के लिए हर वार्तालाप में धर्मेंद्र चौधरी जी को बुलाया जाता है। आप देखिए इस व्यक्ति का कितना कद बढ़ गया सरकार में, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इसको हटाने का डिसीजन नहीं ले पा रही। मैं कह रहा हूँ आज राजेश चौधरी और धर्मेंद्र जी को आज एपीओ के लिए हम बिना शर्त के हम हमारी हड़ताल वापस लेंगे। आज लोग आपके चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं कि खाटू श्याम जी में यात्री परेशान है, तो आप लोगों को पता है उस बात का, तो यात्री किस तरीके से परेशान है? बिल्कुल सर, हम मानते हैं, मगर सर जब हमारी गाड़ियों से, आपने कुछ समय पहले अभी एक वीडियो देखा होगा महिला यात्री का, हमारे घर में भी महिला है, इनके घर में तो हो सकती है कि नहीं हो महिला कोई, हमारे घर में महिलाएं सर, बहनें हैं, बेटी है, माँ है, सब है, और हमारा व्यापार है सर। हम व्यापार को किसी और को हम परेशानी में डाल के हमारा व्यापार हम नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा रात को करीबन 11 बजे मध्य प्रदेश के यात्रियों को, जो महिला यात्री थी, लड़कियां थी, वो स्पष्ट रूप से कह रही है सरकार, मैं कहता हूं सरकार सो क्यों रही है, सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है, परिवहन मंत्री इस पे क्यों नहीं जवाब दे रहा है? सरकार तो बिजी है ना, उनका व्यापार बढ़ा दिया आपने। देखिए रोडवेज बसों की क्या हालत है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार रोडवेज बसों की हालत देखते हैं, किस तरीके से सवारियों की ज्यादती अब ज्यादा हो गई है उनके पास सवारियां। देखिए एक बार ये स्थिति देखिए। ये ओवरलोड स्थिति दिख रही है, जहां पर रोडवेज बसें जो हैं वो ओवरलोड हैं, उनके पास सवारियां ज़्यादा हो गई हैं। तो एक तरह से उनके लिए बड़े रेवेन्यू जनरेट करने का एक अलग माध्यम हो सकता है, लेकिन आम आदमी इसके अंदर धक्का मुक्की में पिसा हुआ है। तो स्थिति आपने देखी रोडवेज बसों की। प्राइवेट बसों की भी कमोबेश यही स्थिति होती है। देश में इतनी बसें हैं नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन जितनी हैं उनको भी सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जा रहा, ये आप कह रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम 75% राजस्थान की 75% जो परिवहन सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार, मतलब सरकार का काम जो सरकार को करना चाहिए वो व्यापार हम कर रहे हैं। हम सरकार को और प्रदेश की जनता को सुलभ और सस्ती यात्रा और व्यवस्थित यात्रा हम उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे से सौतेला व्यवहार करती है। मंत्री महोदय कहते हैं कि सुरक्षा, प्रदेश की जनता की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी आप एक ऐसा स्टिंग करें और आप आज ही दिखाएं, क्या राजस्थान रोडवेज की बसों में सारे सेफ्टी फीचर्स व्यवस्थित है? क्या उनमें इमरजेंसी दरवाजे हैं? क्या उनमें फायर सिलेंडर रखे हुए हैं? नहीं। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं। नहीं हो नहीं सर, अभी आप मौके पे देख लीजिए स्लीपर बसेस, तो आप आज की तारीख में देख लीजिए जिन बसों का हमारे को 1-1, 1.5 लाख का चालान दिया गया पीछे के दरवाजे को बता के, हमारी बसों में आज 99% नहीं 100% बसों में अच्छा, पीछे के दरवाजे, बसों के पीछे के दरवाजे की जगह अधिकारियों ने पीछे का दरवाजा ढूंढ लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बस को ले जाते हैं। कई आरटीओज में तो ये स्थितियां हो गई है कि उस 1.5 लाख के चालान का डर दिखा के ऊपर से मोटी कमाई का रास्ता जरिया अपना लिया है, मतलब बस ऑपरेटर को तोड़ा जा रहा है। और मैं आज आपने देखा होगा सदन में भी, सदन के बाहर बाल मुकुंदाचार्य जो जयपुर के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने खुद ये स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हो रही है, खाटू श्याम जी यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये सरकार तो खुद सनातन के नाम से आई है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं आप खुल के बोल रहे हो, क्यों नहीं आप एक अधिकारी के चक्कर से इतनी ज़्यादा व्यवस्थाओं को अव्यवस्था कर रहे हो? क्या सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है सारी। 500 करोड़ रुपए का 2 दिन में सरकार को राजस्व नुकसान हो चुका है सर। मैं आपको बताऊं जी, 1971 में नेशनलाइजेशन हुआ था, रोडवेज आई थी 1971 में, और जब गाड़ियां बनी थी उस समय पर उनके पास में 4500 गाड़ियां थी पहले। आज की तारीख में उनके पास मोटरेबल केवल 3600 गाड़ियां हैं। आप ताज्जुब करेंगे 1971 के मुकाबले आज की तारीख में यदि सारी गाड़ियों की जरूरत पड़ती तो आज कम से कम उनको 50,000 गाड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन हालत ये उनके पास में उल्टी गाड़ियां कम हुई हैं पहले से। और ये जो सारी व्यवस्थाओं को हम लोग जो प्राइवेट बस वाले हैं वो पूरी कर रहे हैं। अब जो ये सारा का सारा जो ये स्थिति है ना, मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम 16 तारीख को दे दिया था कि आप लोग इसको सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दें, हमारे बातों को सुने और हमारे को जायज जो मांगे, हमारी कोई विशेष मांगे भी नहीं है। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे खास एक तो एपीओ की मांग आपकी ओपन है। एपीओ की मांग तो आज हुई है क्योंकि वो बहुत हमारे ऊपर जाती कर रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भी चीजें हैं वो हमारे को सुविधा दी जाए। और हम लोग जिस तरीके से गाड़ियां हमारी इन्होंने ही पास करी हैं, जरूरी तो पास करी है, अब टैक्स तो दूसरे स्टेट को जा रहा है, फिर मांगे हम इनसे कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि टैक्स दूसरे स्टेट को नहीं जा रहा है। जो गाड़ियां हमारी
ऑल इंडिया के अंदर हम लोग कहीं भी गाड़ी पास कर, जैसे मैं हूँ, मेरी कंपनी का ऑफिस वहाँ पर भी है, बाहर भी है, तो मैं गाड़ियाँ बाहर भी पास कर सकता हूँ, मैं बाहर भी चलता हूँ, सब जगह गाड़ियाँ मेरी चलती हैं। अब रही बात ये कि आप देखिएगा, ताज्जुब की बात ये देखिएगा कि हमारी गाड़ी पहले हमारा, आप देखिए AITP टैक्स जो है, ऑल इंडिया परमिट का टैक्स है, वो 3 लाख रुपया साल का है। इसका मतलब आप एवरेज लगाओ तो 25,000 रुपया महीना है। मतलब वो ऑल इंडिया परमिट में, ऑल इंडिया में घूमने का तो 25,000 रुपये, और राजस्थान का टैक्स केवल अकेले का 40,000 रुपये। आप ताज्जुब करो, कैसी विडंबना है कि हम राजस्थान तो मांग रहा है 40,000 रुपये टैक्स, यूपी के अंदर टैक्स है 12,000 रुपये, पहले MP के अंदर भी टैक्स 40,000 रुपये था। आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि पिछले करीब 7-8 महीने पहले उन्होंने भी टैक्स को कम करके 6,000 रुपये कर दिया है। तो यदि टैक्स वहां कम है, सब जगह कम है, तो या तो यूनिफॉर्म सिस्टम कर दो, पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा टैक्स कर दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आए। लेकिन ये तो कहाँ की बात है कि 25,000 रुपया टैक्स हमारा ऑल इंडिया का लग रहा है 1 महीने का। तो कमोबेश स्थितियां ऐसी ही हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्स जो है वो कम हो अन्य राज्यों से, तो हम अपने आप रुक जाएंगे। बिल्कुल, यदि टैक्स कम होगा तो हमारी जो गाड़ियां बाहर गई हैं उनको भी हम वापस ले आएंगे, और जितनी गाड़ियां और पास होती हैं वो नेचुरली हर आदमी ही चाहेगा कि राजस्थान में पास कराए, क्यों नहीं कराएंगे हम लोग। और उससे टैक्स रेवेन्यू यदि टोटल गिनती करोगे आप तो टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। और ये जो परेशान कर रहे हैं ये टैक्स का ही कारण नहीं है, ये तो अब आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हमने 16 तारीख को इनको अल्टीमेटम दे दिया, ठीक है, कि आप लोगों को, हमारे को 23 तारीख तो बहुत दूर थी कि आप लोग इस बात को माने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन में किस तरीके के लोग हैं, फीडबैक क्या दे रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि जाने मुख्यमंत्री जी को कोई प्रॉपर सही तरीके की जानकारी नहीं दे पाते हैं वो लोग, या क्या मुख्यमंत्री जी और जो परिवहन मंत्री जी है वो इन अफसरों के ही केवल चक्कर में लगे हुए हैं। आप ताज्जुब करेंगे कितना बड़ा मेला जो कि खाटू श्याम जी का चल रहा है, वो चल रहा है, वो उसमें दिक्कत आ रही है, निष्फल होने की स्थिति आ रही है। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि पूरे विश्व के आज नेता माने जाते हैं, वो पधार रहे हैं यहाँ पर 28 तारीख को अजमेर के अंदर, और उसके लिए 500,000 गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 4,000 के लमसम जो है बसेस चाहिए, 4,000 बसें चाहिए, और उसकी व्यवस्था इनकी फेल हो रही है। और उसके बाद में ये लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, तो क्या तो ये कहीं आप लोगों ने मौका तो नहीं देख लिया है नहीं, हमने पर दबाव बनाने यदि हम मंत्री हमारे भी है देश के, यदि हमने मौका देखा होता तो हम अचानक बिगा अल्टीमेटम दिए हर स्ट्राइक करते। हमने जो 16 तारीख को इनको ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब को जयपुर में दिया, बाकी सब जिलों के हेडक्वार्टर्स के ऊपर दिया है, और उसमें लिखा है कि यदि 23 तारीख तक हमारी वाजिब मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद में हम लोग 23 तारीख जाएंगे, उस हड़ताल की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमने ये पहले लिख के दिया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी मांगे मानना तो बहुत दूर रहा, आश्वासन देना बहुत दूर की बात है। सच बात तो ये, वो हमारे से बात करने की स्थिति में भी नहीं है, बात भी नहीं कर रहे हमारे से, हमारी कम्युनिकेशन गैप कर रखा, हमारे से मिलना तक नहीं चाह रहे, जबकि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। नहीं, अभी तक हमारे पास सरकार से नुमाइंदा नहीं, हमारे को बुला के 4-4 घंटे चक्कर दे के परेशान करके और वापस आ जाते हैं हम लोग। ये स्थिति कर रखी है। कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे हैं आपको? कमिश्नर साहब के पास में जाएंगे हम तो, और हमारे पास, हमारा तो मालिक कौन है? तो उनका जवाब क्या है? कमिश्नर, जवाब मैंने बताया ना आपको कि उन्होंने टाइम दे दिया, उसके बाद नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास में डबल तो काम है। एक तो कमिश्नर हैं अपने ट्रांसपोर्ट के, वो उधर MD हैं रोडवेज के भी। रोडवेज हमारे जैसा ऑपरेटर है, आपको पता ही होगा कि रोडवेज में और हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में कोई फर्क नहीं है। उनके पास वो फ्लीट ऑनर है, उनके पास में 4,000 गाड़ियां, हमारे पास में गाड़ियां तो 40,000 हैं, लेकिन अलग अलग आदमियों के पास है। लेकिन वो उसके भी एक तरह के MD है, तो वो उसकी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो वो कुछ समय वहाँ देते हैं। और वो चाहते ही हैं कि इससे यदि हमारी हड़ताल फेल हो जाए और उसका रेवेन्यू रोडवेज का ज़्यादा हो जाए तो उनका नाम हो जाएगा, क्योंकि बाद के रिकॉर्ड के अंदर ये तो पता रहेगा नहीं कि रोडवेज की स्ट्राइक हुई थी, प्राइवेट स्ट्राइक हुई थी, इस कारण से रेवेन्यू बढ़ गया। लेकिन बाद में जब साल भर का हिसाब बनेगा तो लगेगा कि रोडवेज के अपने पुरुषोत्तम जी शर्मा के टाइम के ऊपर MD ने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया। और हालत ये हो रही है कि मुझे लगता है कि इस तरीके से हालात कर रखे इनडायरेक्ट कि ये रैली फेल हो प्रधानमंत्री जी की, ये स्थिति कर रखी है। आज देखिए रोडवेज के अंदर जब 100 सवारी भर के जा रही हैं, मैं जनता की परेशानी को समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या इस समय पर अब सुरक्षा के मानक कहीं भी कुछ काम नहीं कर रहे? जब RTO वाले उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहे, उनमें 100 सवारी जा रही हैं। लेकिन सर आप जिस प्रकार से प्रशासन कह रहे हैं जिद पे अड़ा है, सरकार अनदेखी कर रही है, आप भी जिद पर अड़े हैं, पिस तो आम आदमी रहा है ना सर। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि ये बात सही है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमने पहले से अल्टीमेटम दे दिया, 23 तारीख को हम ही करेंगे। अब वो तो चाहते ही, यदि जनता की मजबूरी देख के इस समय पीछे हट जाए तो वो तो सोचेंगे हड़ताल फेल हो गई, वो चाहते ही हैं हमारे को फेल करना, नहीं तो हम तो। मदन जी, आपात सेवाओं के लिए भी कुछ
राहत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो आप, बिल्कुल या स्ट्रिक्ट है अपनी बात पर? नहीं नहीं बिल्कुल सर, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी और सरकार हमसे मांगेगी, सरकार में अगर कोई जिम्मेदार हमारी बात करता है और मांगता है तो हम तुरंत प्रभाव से तैयार है। ऐसे कोई हमारी इतनी भी अडदर्मिता नहीं है सरकार के प्रति, हम भी उतने ज़्यादा जितनी सरकार गंभीरता से हमारी बात को ले रही उतनी गंभीरता से हम सरकार को ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये छोटे ऑपरेटर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं या जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स, उनको दिक्कत ज्यादा है? नहीं सर, सभी को समान है। छोटे ऑपरेटर के अगर एक बस का 1.5 लाख रुपए का चालान कर रहे हैं तो बड़े ऑपरेटरों के 10 बस का चालान हो रहा है, बराबर सी कार्रवाई हो रही है। और सर जब आपने ये मान ही लिया कि हमारी गाड़ियों में सुरक्षा के मानक कंप्लीट नहीं है, हमारी गाड़ियां रोड पे चलने के लिए खतरनाक है, आपके अधिकारी जिस तरीके से आज की मैं घटना बताता हूं, पूरे प्रदेश में बस मालिकों को फोन कर करके परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा बस मांगी जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी की रैली में वो गाड़ियां सही है? क्या परिवहन विभाग उन्हें सर्टिफिकेट देगा कि ये गाड़ियां सभी नॉर्म्स को पूरा कर रही है? या प्रधानमंत्री जी को गुमराह करने के लिए और सरकार को गुमराह करने के लिए उन खतरनाक गाड़ियों में प्रदेश की जनता को वहां ले जाके जान जोखिम में डालने का काम ये परिवहन विभाग करना चाह रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो खतरनाक गाड़ियां प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए कैसे सही हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब स्कूल की गाड़ियां, स्कूल की बसें जो कि स्कूल के अलावा किसी काम में नहीं आ सकती, जो कंपनियों के अंदर गाड़ियां लगी हुई है वो कहीं भी नहीं जा सकती, तो वो बगैर परमिट यदि वो गाड़ियां वहां पे प्रधानमंत्री जी की रैली में जाएंगी तो विदाउट परमिट में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या तो इसका इंश्योरेंस कवर का कौन, यदि कोई यात्री का कुछ भी कोई नुकसान हो जाता है इस जगह तो आप कौन लेगा? इस जगह तो आप भी जांच करवाना चाहते हैं, पर जो नॉर्मली जो पीछे के दरवाजे वाली जो बात है, जहां पर पीछे का दरवाजा जो है अब अधिकारियों के लिए हो गया है, हमारी हर गाड़ी इसकी वजह से क्या लागत भी बढ़ रही है क्या? और लागत बढ़ रही है तो क्या आप लोग किराया जो है नियंत्रित कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, लागत बिल्कुल, लागत कितनी भी बढ़े हम लोग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार हैं और हमने 99% नॉर्म्स पूरे कर दिए जो कि पूरे हो सकते थे, लेकिन जो संभव नहीं था उसका हम चाहेंगे कि छूट दें, क्योंकि ये जो नियम आए ये आए अभी 2025 में 26 में और हमारी गाड़ियां पहले से पास हुई हैं, तो उनके अंदर तो उस नियमों को उनको छूट देना आवश्यक है, जो भी नियम। दूसरी बात की एक अजीब सी बात और बता रहा हूं मैं आपको, जो जिसकी तरफ अभी तक शायद बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, गडकरी जी का भी शायद ध्यान नहीं गया है, कि हमारे को, जैसे मेरे को ही है 40 साल इस बिजनेस को करते हो गया, मेरी एक भी गाड़ी में आग नहीं लगी आज तक। लेकिन अभी जो ये गाड़ियों में आग लगी है वो जितनी भी गाड़ियां हैं यूरो 6 गाड़ियां हैं, आप ताज्जुब करें, हमारी बस की बॉडी तो चलो बाहर बनाते हैं हम लोग, लेकिन जो कंपनी फिटेड गाड़ियां, मतलब जैसे कि अपनी वॉल्वो गाड़ी कार आती है, जैसे अपनी मर्सिडीज कार है, BMW है, उनमें भी आग लग रही है। आप रोज पढ़ते होंगे अखबारों के अंदर, जितनी भी बसेज में इन दिनों में आग लगी है वो सारी की सारी यूरो 6 गाड़ियों के अंदर लगी है, क्योंकि पहले यूरो 4 से सीधा यूरो 6 लिया है। बहुत जल्दबाजी थी इनको यूरो 6 लाने की, और जिस तरीके के मानक लाए, शायद उन गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग, उनमें वायरिंग सिस्टम कोई फॉल्ट है या गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है या उस कारण से आग लगती है। आग हमारे जो मानक गेट खुलने बंद करने या लगने से या गाड़ी चौड़ी होने कम होने से कभी आग नहीं लगेगी। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मदन जी सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई होगी, आपने भी देखा होगा, 23,000 कारें ईवी उनमें आग लगी है। तो क्या सर वो मानक को पूरा नहीं कर रही थी? कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, आग लगने के कारणों तक जाना चाहिए, एक खाली बस मालिक को दोषी नहीं बनाना तो चाहिए। आप लोग इस बात को लेकर कोर्ट भी क्यों नहीं सूचित करते हैं? कोर्ट में हमने हमारी आरसी बहाली को लेके गए ना, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो, क्योंकि देखिए ये नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये छोटी बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियां आज से बनी हुई नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया ना कि 40 साल से गाड़ियां बनी। जब मानक क्या था, जब मानक कहां चले गए थे, उस समय मानक ये ही थे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या नियम बार बार बदल रहे हैं? बिल्कुल ये बदल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक जानकारी और दूं कि जो ये नियमों की जानकारी हमारे को होना जरूरी नहीं है, ये तो नियम की जानकारी इनके पास है, इन्हीं के पास है। गाड़ी जब हम बनाते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है और गाड़ी हम पास कराते हैं आरटीओ ऑफिस के अंदर, तो उस समय ये क्यों नहीं चेक कर लेते गाड़ी में कोई कमी हो तो उसको ठीक क्यों नहीं करवाते उस समय, क्यों गाड़ी का पार्ट, और हर साल हम गाड़ी का फिटनेस कराते हैं। सर, मैं बताना चाहूंगा सर, जो नया नियम आया है बस बॉडी कोड, जिसके नाम से ये कार्रवाई कर रही है, उसके लिए भी परिवहन विभाग ने अपने अधिकारियों को ऑनलाइन 1 दिन की कार्यशाला दी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये, क्योंकि उनको भी उन नियमों की जानकारी 2026 तक नहीं थी, अभी 26 के अंदर ये ऑनलाइन। आप लोगों को भी उसके बाद कोई कार्यशाला आप लोगों की हुई? नहीं सर, बिल्कुल परिवहन विभाग तो चाहता ही नहीं हमसे बात करना,
वो तो अच्छा, वो बात करने के बाद फिर वो पीछे का दरवाजा उनका काम नहीं करेगा। मैं चाहते ही नहीं है बात करना। मैं आपको बताऊं कि हमारी कार्यशाला की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये कार्यशाला नहीं, आवश्यकता तो क्यों नहीं मैं है? आपको अर्ज करूं, मैं जो क्यों नहीं होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं आपको अर्ज करूं, हमारी गाड़ी तो पास तो आरटीओ करता है, और आरटीओ पास करने के पहले वो जो बॉडी बिल्डर बनाता है गाड़ी, उसके भी मानक है, उस मानक के अलावा बनानी नहीं चाहिए उसको गाड़ी, और इनको पास नहीं करनी चाहिए। हमारी गाड़ी यदि सही हम तो गलती पर कहाँ है कि हमने गाड़ी पास करा ली, उसके बाद में हम यदि उसमें अल्ट्रेशन करते हैं या मानक को बदल देते हैं तो हमारी गलती है। उससे पहले हमारी गलती कहाँ होती है, मेरी ये समझ में अच्छा, नहीं आता। गाड़ी में जब अल्ट्रेशन ही नहीं है, नहीं है जब तो- कंपनी ने बनाई है, तो ये शिकंजा तो कंपनियों पर कसना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर से। ये जो मेरा 1.5 लाख कहना का है। चालान हो रहा है वो। ये मेरा कहना है कि जब हमारा गलती नहीं है, उसका हमारी गलती तो यदि हम गाड़ी तैयार हो तो जाती आज है, सरकार के इतने डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल सिस्टम है, आप लोगों को इससे जोड़ा नहीं क्या, या जोड़ दिया तो फिर ये सिस्टम में मैं पारदर्शिता नहीं आपको है? अर्ज आपको करूं क्या ना, लगता अभी है? मदन जी ने भी जैसा कहा कि उन लोगों को खुद कोई जानकारी नहीं थी। ये भी जब एक्सीडेंट हुआ अक्टूबर 25 के अंदर, उसके बाद में ये सारी जानकारियां इनको मुहैया हुई हैं। हालत ये हो रही है कि हमारी जो, आपको अभी बता दूं कि चलो हम लोग तो गलत बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, मान लीजिएगा, रोडवेज की आज की तारीख की, अभी की स्थिति बताऊं, आज की प्रेजेंट की, रोडवेज के पास जितनी भी डीलक्स गाड़ियां हैं, उसके ना पीछे डिक्की के ऊपर एक फाटक बनता है, इमरजेंसी एग्जिट पीछे होना चाहिए। हमारी हर गाड़ी के अंदर है, क्योंकि रोडवेज की डीलक्स गाड़ी हो तो रोडवेज तो बिल्कुल नियमों से चलने वाले हैं, वो लोग तो कहते हैं। और हमने तो चलो 3 महीने के अंदर सारी गाड़ियों में तैयारी करा ली, लेकिन वो लोगों उन्होंने आज तक उसके दरवाजे नहीं बनवाए, उन्होंने गेट नहीं बनवाए। आप जितने, मैं अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर की आज भी उनकी गाड़ियां बिगर गेट के चल रही है पीछे की तरफ की। वो नियमों को क्यों नहीं पाबंद करते, क्यों नहीं सही करते? मदन जी, ये जो जुर्माने होते हैं जो बार बार चेक करने से बढ़ते हैं, इन जुर्मानों के बावजूद आप लोग आय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या ये आय से ज्यादा तो ये जुर्माने हो रहे हैं? सर वो तो हम जानते हैं हमारी स्थिति क्या है, और आप जुर्माना करो, हम मना नहीं कर रहे, चालान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उस जगह पे ही क्यों जुर्माना भरना चाह रहे हो, अपनी गलती को वहीं क्यों छुपाना चाह रहे हो? हम न्यायालय में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। अगर आपने सही चालान बनाया तो न्याय का अधिकार तो सबको है ना सर। ये उसी जगह हमारे से दादागिरी पूर्वक भराया जाता है, हमारी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है, हमारी गाड़ी की आरसी निरस्त कर दी जाती है। मतलब इस हठधर्मिता पे आए हुए हैं, ये स्थितियां इनकी। तो क्या ये राजस्थान प्रदेश की स्थिति है या अन्य राज्यों में शर्तें आसान है क्या? सर आपको मैं बता दूं, देश में बार बार गुजरात मॉडल की बात होती है, तो मैं आपको बता दूं, व्यापारी गुजरात में व्यापार करने क्यों जाता है? क्योंकि वहां की सरकार उन्हें सुविधा मुहैया कराती है, उनके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करती है। राजस्थान से शर्तें अनुकूल होती है। हाँ, शर्तें अनुकूल होती है। राजस्थान से तो यहाँ पर्यटक भागने लगा। आज की तारीख में कोई पर्यटक यहाँ आने के लिए इच्छा नहीं है। कार टैक्सी ले लीजिए आप, एक मौखिक आदेश पे, जो उनके नियमों में, नियमों के बावजूद गलत मौखिक आदेशों के आधार पे कार टैक्सी। आज आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई फैमिली आ रही है, इनोवा में 4 या 5 सूटकेस आप रख सकते हैं क्या? उसकी छत का जो लगेज कैरियर है वो खुलवा दिया। यहाँ कोई पर्यटक आना पसंद नहीं कर रहा। अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगने वाला। आने वाले टाइम पे जो एजी की रिपोर्ट आएगी उसमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से, क्या ये कागजों में जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। देश की दुविधा भी है। देखिए क्या होता है कि जब ऑडिट भी करने वाली सरकार ही है, गलती करने वाली भी सरकार ही है, और सुधार करने वाली भी सरकार ही है, तो कोई कहे तो किसको कहे? मैं आपको बताऊं, आपने भी एक अभी बात कही थी कि आप लोग इतने चालान भरने के बाद में कुछ आय कर पाते कि नहीं कर पाते। मैं आपको सच बात बताऊं तो हालत ये हो रही है कि गाड़ी वाले बर्बाद हो रहे हैं। मतलब वो आए होना तो बहुत दूर की बात है, उनकी गाड़ी समझ लीजिए जिसके पास में 1-2 गाड़ी हैं, उनकी दोनों गाड़ी का चालान हो गया। तो मैंने आपको अर्ज किया कि आरसी सस्पेंशन का मतलब होता है कि वो गाड़ी चला ही नहीं सकता उसको जब तक सही कराए। सही वो होने की स्थिति नहीं है उस गाड़ी की। आपको मैंने बताया ना कि चौड़ाई, उन्होंने बता दी कि चौड़ाई एक गाड़ी की 1 इंच चौड़ी है ज़्यादा। तो आप बताएं 1 इंच चौड़ी कम कैसे हो, उस गाड़ी की बॉडी कैसे कम हो सकती है? कोई तरीका ऐसा नहीं है। जब तक कि गाड़ी की नई बॉडी बने, नई बॉडी आज की तारीख में हमारे 25 लाख की बनती है। हम नई बॉडी बनाएंगे, 6 महीने के अंदर बन के आएगी, जब तक सही होगी जब तक तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये तो बर्बाद करने पे, और सबसे बड़ा मैंने आपको अर्ज किया ना, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार को फेल करने जिस तरीके की नीति चल रही है, और सारा का सारा ये आरटीओ सेकंड ने जो कर रखा है काम, और इस तरीके जब भी इस समय इनको मौका मिल गया ये प्रधानमंत्री जी की रैली को आपके हिसाब से जो आरटीओ सेकंड पर आप बात कर रहे हैं, इनको क्या सड़क चेकिंग का कोई टारगेट दे दिया गया है क्या? क्या आपको कैसी अनुभूति लग रही है? मैं आपको अर्ज करूं कि टारगेट तो
है जितना है ही, सभी आरटीओ को दिया बिल्कुल जाता है, होगा। लेकिन ये लोग इनको ज्यादा है क्या? ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना सर, ज्यादा करेंगे तो इनको तारीफ होती है, फिर ज्यादा जब करेंगे जब तो आप लोग पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं करते रिश्वत देने के लिए और सब चीजों के लिए? थोड़े दिन रुक जाइए आप। अब अरे हम रुक जाएंगे तो और ज्यादा गाड़ियां हमारी, तो मैं कहां कह रहा हूं कि हम देते हैं। मैं आपको अर्ज नहीं देते सर, बस वाला कोई नहीं देता। मैं आपको अर्ज करूं कि मैं आपको छोटी सी 1 मिनट के लिए मेरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समय खुद बहुत आहत हूं, जो कि मेरी खुद की गाड़ी, मैं आपको एक जानकारी दूं, मैंने बहुत सब जगह शिकायत भी करी आगे से आगे, आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। 19 जनवरी को हमारी एक गाड़ी बंद करी इन्होंने, उसके बाद 30 जनवरी को मैं उसको छुड़वाने के लिए गया, तो वहाँ पे एक राजेश चौधरी जी, एक अपने आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करा। मैं 65+ हूँ, मतलब सीनियर सिटीजन हूँ, और वो लोग तो 40 साल के होंगे, और मैं पिछला 40 साल का पुराना बहुत बड़ा, मतलब एक सम्मानित ऑपरेटर हूँ, जिसको उन्होंने बदतमीजी से मेरे को, मतलब इतनी गालियाँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उसका, यदि आपने सुना हो कहीं तो सुना होगा, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ, उन्हीं के स्टाफ ने किसी ने उसको वीडियो ऑडियो की वो कर लिया, मैं तो कर रहा भी नहीं रिकॉर्डिंग, की हालत है उसके अंदर। उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, उसके बाद में इस बात के लिए कि मेरा जो तो अब आप लोग एकजुट हो गए, उन्होंने ही चालान जो किया, मैं आपको पूरी बात, पूरा जो चालान किया वो 5,000 रुपये जुर्माना का चालान था, कि मैं 5,000 रुपये देने को तैयार था, तो वो कहा नहीं 1 लाख रुपये अलग से और लगेगा। मैंने कहा 1 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लगेगा, मुझे लिख के दो आप, यदि मैं जमा कराना चाहूंगा तो कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। बोले नहीं, आप पहले 1,05,000 रुपये रसीद कटाओ, जब आपकी गाड़ी छोड़ेंगे, जब आप लोग इनकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कीजिए। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं तो खैर मैं तो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो तो अपने आप ही हो गई, और उस जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार था, उन्होंने जिस तरीके की बदतमीजी करी, और उसके बाद में हमने उनकी सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका है। सर रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बात बता दूं कि 2024 के अंदर हमारे एक ऑपरेटर ने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, बड़ा मामला बिगड़ा, उसके बाद में सरकार से एक इन्होंने आदेश पारित करवाया, एक आदेश आनंद फानन में डीजीपी ने जारी किया कि अगर कोई परिवहन अधिकारी का वीडियो बनाता है या मौके पर उससे कोई अगर अपनी कार्रवाई का विरोध भी करता है, थोड़ा गलत कार्रवाई का, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। ऐसा करीबन आरटीओ सेकंड के अंदर 10 से ज़्यादा मुकदमे परिवहन अधिकारियों ने गाड़ी मालिकों पे कराए हुए हैं। सर वाहन चालक जो ड्राइवर होता है बेचारा मौके पे अकेला होता है, वो थोड़ी वीडियो बनाएगा, ये तो बॉडी कैमरा लगा के रखते हैं अपना, उसको उकसा देते हैं पूरी तरीके से, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग क्या इस बात की भी मांग रखेंगे कि हमारे ऊपर ये भी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, हम चोर को चोर भी नहीं कह सकते? बिल्कुल ये मांग रखी है हमने, 100% रखी है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्पेक्टर का, उस ड्राइवर द्वारा पूछा गया था कि आपका नाम क्या है सर, तो उसने बोला था जो तेरा नाम वो तेरे बाप का नाम। क्या कर दिया सरकार ने उस इंस्पेक्टर का आज तक आप बता दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में वो वीडियो चला, मीडिया के माध्यम से चला, कुछ नहीं हो पाया सर। सरकार ने क्या किया उसके खिलाफ? वो तो वीडियो आपने एविडेंस खुद देखे, जांच उन्हीं के पास आ गई, उन्हीं आरटीओ साहब के पास आ गई। और वही इंस्पेक्टर सर, मैं आपको बात बताऊं, 2017 के अंदर एसीबी ने उसको रंगे हाथों ट्रेप किया। धर्मेंद्र जी वहाँ आरटीओ थे खुद मौके पे कोटा में उस समय। क्या हुआ सर, सारा संरक्षण अपने सभी अधिकारियों को वहां बुला रखा उन्होंने, जो उसी तरीके के लोग थे, उन्हीं के साथी, जो उनके साथी पूरी टीम बना रखी है सर, जो हिविचूल लोग हैं उनको पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से उनको सब चीजों के लिए सबको इकट्ठा कर रखा। ठीक है, अच्छा, तो अब समाधान नहीं हुआ, आप कह रहे सुन नहीं रहे, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? सर अगला अभी तक हमारा अनिश्चितकालीन बिल्कुल हड़ताल है, बसें खड़ी कर देंगे सर, नहीं दूसरे राज्य में जाके व्यापार करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सड़कें जाम कर देंगे जब इनकी नींद खुलेगी, क्योंकि आप देखिएगा कि प्रशासन वो कम से कम, और भी नहीं तो कमिश्नर महोदय का ये तो दायित्व बनता है कि वो हमारे से वार्ता करें। वो कितनी यात्रियों का क्या होगा अगर वो आप इस तरीके से करेंगे तो यात्रियों का क्या होगा? ये जवाबदेही सरकार की होती है, जनता ने उनको चुन के भेजा, जो क्षेत्रीय विधायक है, जो सांसद है, ये चीजें उनको देखनी है सर। ये जिम्मेदारियां सरकार की, हमारी थोड़ी है सर। सरकार का काम हम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि सरकार हमें सुविधा नहीं दे पा रही, हम दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे। व्यापार करना हम तो व्यापारी है सर, जहां हमें सुविधा मिलेगी वहां अच्छी सुविधा मिलेगी, सुगम सुविधा मिलेगी, वहां व्यापार करेंगे। क्या देश में सर यहाँ ऐसी स्थिति हो गई जो किसी समय पे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, बिहारी भगाओ, यूपी के लोगों को भगाओ, अब मतलब इस तरीके से हो गया। अरे नागालैंड देश का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है, अगर हमारी गाड़ियां वहां पंजीकृत है तो कोई हमने गलती कर दी? आप या तो ये कह दीजिए कि वो देश का हिस्सा नहीं है। अब मोदी जी जब 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया है, उस टैक्स के अनुसार ही तो हम चल रहे हैं। आपको खाली टैक्स चाहिए, यात्रियों को सुगम और सरल और व्यवस्थित सुविधा चाहिए, इनको तो टैक्स से मतलब है, इनको यात्रियों से थोड़ी मतलब है सर। आप जो बीमा और फिटनेस को लेकर भी दिक्कत आती है? नहीं, बीमा फिटनेस तो ऐसा है, हम लोग बीमा कराते हैं समय पर, हर गाड़ी वाले का बीमा होता है गाड़ी का। फिटनेस समय पर हम लोग कराते हैं। जब फिटनेस गाड़ी का, आप ताज्जुब देखिएगा कि आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर फिटनेस होना बंद हो गया है, आपको शायद जानकारी होगी इस बात की। और
ये ATS जो सेंटर फिटनेस होना इसलिए बंद किया इनका, क्योंकि उनके यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती सरकार के उनके कार्यालयों में। तो एक ATS सेंटर बनाया गया जहाँ पे कि वो पूरे मशीन्स होती हैं, उनसे वो फिटनेस करते हैं। और आप ताज्जुब करोगे, जो गाड़ियों की नापतोल कर रहे हैं, गाड़ी की चौड़ाई लंबाई जो कि कटाई ये नाप कर रहा है एक इंस्पेक्टर, और वो MM में नाप होती है, माने वो उसका फिटनेस भी सही में ATS सेंटर को करना चाहिए ना। जब आप फिटनेस गाड़ी का वो करते हैं तो वो हमारी गाड़ी कल तो फिटनेस हो गई और आज उन्होंने गाड़ी को बंद कर दिया। और आप ताजुब, मैंने आपको वही जानकारी दी मेरी गाड़ी के बारे में, तो आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर महोदय ने मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, रिकॉर्डिंग भी वहीं किसी ने, उनके आदमी ने किया है, किसने किया पता नहीं मेरे को। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ विद्यानगर थाने में अंदर वो राजकीय कार्य के अंदर बाधाओं का वो अपना मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे पास तो गिरफ्तारी का संकट हो रहा है, ये स्थिति हो रही है इस समय पर। तो आप सोचिएगा कि यदि मेरी तो धीरे ऐसे तो हिम्मत टूट जाएगी और गाड़ी वाला कहाँ हिम्मत कर पाएगा। मैं तो फिर भी बहुत हिम्मत कर रखा है। मदन जी, आपकी तरफ से फाइनल टेक क्या है? इस हड़ताल की जो पड़ताल अब जो हम कर रहे हैं उसमें दिख रहा है कि यात्री परेशान है, लेकिन बस ऑपरेटर भी परेशान है। आप लोग अब यहां से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या कुछ रहेगा? आप लोगों ने मांगे करके, आप खुद पहल कर लीजिए, आप एसोसिएशन है, आप लोग जाकर सरकार से मिल लीजिए। सर किससे बात करें? हमें आप बताइए, आप ही मार्गदर्शन करिए कि हमें किससे बात करनी है। हम जाते हैं, सुबह हम प्रेमचंद जी बैरवा साहब के पास भी गए हैं, उनको दिया, बोले ये चीज मेरे संज्ञान में है, उन्होंने ले लिया, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सर जो चुनी हुई सरकार है जनता के द्वारा, जब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही सर, तो हम पलायन कर लेंगे। हमारी उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में है। हाँ बिल्कुल हमारे संज्ञान में, आपकी बात हमारे संज्ञान में। तो सर जब जो मुखिया है जो इस विभाग का, वो इस तरीके की बात कर रहा है, तो आप बता दीजिए हम किसके पास जाएं। आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, हम उसी हिसाब से करते हैं। हम बिल्कुल प्रदेश की जनता के प्रति सजग है, समर्पित हैं और हम सेवा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मगर सर इन व्यवस्थाओं के लिए और इस हठधर्मिता और इस कानून के तहत तो हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। अरे और मैं आपको अर्ज करूं कि क्या चलाएं गाड़ी चलाती तो बंद कर देते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जिन गाड़ियों को रोड पे पकड़ के बंद कर रहे थे आज से पहले, मतलब जब हमारी हड़ताल से पहले, आज उन्हीं को आप मोदी जी की रैली के लिए फिट तो कहा जा सकता है कि जिनकी गाड़ी चलाने की ड्यूटी है, चलवाने की ड्यूटी है, वो जब रोक रहे हैं तो फिर जनता तो परेशान होनी है। आप दोनों ने अपनी बात रखी, समय का अभाव है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हमने भी पड़ताल करने की कोशिश की कि ये बार बार हड़ताल जो होती हैं उसमें से ये बस वाली जो हड़ताल है इसमें क्या नया है और ये क्यों परेशान है? बस ऑपरेटर्स जो हैं वो परेशान है, जनता तो परेशान है ही है। क्या सिस्टम जनता से नहीं बस ऑपरेटर से भी वसूली कर रहा है? बस ऑपरेटर कह रहे हैं अवैध चालान होता है, मनमाना टैक्स लिया जाता है, जगह जगह रोककर वसूली होती है, नियम के नाम पर दबाव बनाया जाता है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये सड़क पर चलने वालों के साथ आर्थिक उत्पीड़न है। सवाल सीधा है, क्या कानून लागू हो रहा है? क्या कानून के नाम पर कमाई हो रही है? क्यों एक बस को बार बार रोक दिया जाता है? क्यों छोटे छोटे कारणों पर भारी चालान हो जाते हैं? क्यों दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा टैक्स यहां है? क्या राजस्थान में ट्रांसपोर्ट चलाना अपराध है क्या? और अगर ऑपरेटर गलत है तो फिर कार्रवाई पारदर्शी क्यों नहीं है? डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं है? ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं है? और अगर सरकार सही है तो फिर हजारों बसें सड़क से गायब क्यों हैं? याद रखिए, व्यवसाय जब डर से चले तो सेवा नहीं दे सकता, और जब सेवा ठप होती है तो सजा जनता भुगतती है। आज बस ऑपरेटर कह रहे हैं हमें नियम चाहिए लेकिन मनमानी नहीं, कानून चाहिए लेकिन उत्पीड़न नहीं, और जनता कह रही है हमें बस चाहिए, बहाने नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए परिवहन व्यवस्था को ही कमजोर कर रही है, या आंखें मूंदने में उन्हें मजा आ रहा है? क्योंकि अगर बसें सड़क से हटेंगी तो फायदा किसे होगा? निजी वाहन को, महंगे सफर को, या फिर अव्यवस्था को? आज जो लाखों लोग भटक रहे हैं वो सिर्फ हड़ताल से नहीं भटके, वो नीतियों से भटके हैं, निर्णयों से भटके हैं और संवाद की कमी से भटके हैं। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नियम बनाने तक नहीं है, व्यवस्था चलाना भी है। अगर टैक्स ज्यादा है समीक्षा कीजिए, अगर चालान मनमाने हैं सुधार कीजिए, अगर अधिकारी गलत है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन जनता को बंधक बनाकर राजस्व और अहंकार की लड़ाई मत लड़िए सर। क्योंकि सड़क पर खड़ा आदमी ना सरकार का है ना ऑपरेटर का, वो इस प्रदेश का नागरिक है, उस देश का नागरिक है। और नागरिक अगर परेशान हो तो सत्ता की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहती, ये हमें याद रहना चाहिए। आज की सबसे बड़ी चेतावनी अगर कोई है तो है कि बसों के पहिए रुके हैं लेकिन जनता का धैर्य भी ज्यादा देर टिकता नहीं है। उम्मीद है ये टकराव समाधान में बदलेगा।
वसूली व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और सड़क पर चलना फिर से आसान हो सकेगा। इसी उम्मीद, इसी सवाल और इसी सख्त संदेश के साथ कि क्या कानून के नाम पर मनमानी बंद होगी, इस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। मैं हूं तेज, आप देख रहे थे द बिग डिबेट। चलते चलते सरकार, आपसे यही कहूंगा, जब सड़क रुकती है तो सत्ता की परीक्षा शुरू होती है। समय रहते समझ जाइए। नमस्कार, जय हिंद।